हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई अनंत। और आज हम लोग क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। नाम है इस चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। किस तरीके से हमारे ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम सब आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि यहाँ पहले पैराग्राफ में हमको बता ही दिया गया है कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर नंबर 3 में इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था कि कैसा है हमारी अर्थ का अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, उसके इंटीरियर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, उनकी लेयर्स के बारे में हमने जाना था। और हम सब वर्ल्ड मैप से भी काफी फेमिलियर है ना। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें तो आप सभी जानते हैं कि 29% हिस्से पे आपको जमीन वाला हिस्सा देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। वो ओवरऑल हमारी अर्थ का 29% एरिया कवर करते हैं। और बचा हुआ जो भी पोर्शन है वो हमारा समंदर वाला एरिया है, जिसको हम ओशनिक वाटर्स बोलते हैं। अलग अलग ओशंस के हमने नाम देके रखे हैं, एग्जाम्पल पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एक्सेट्रा। एंड आगे बताते हैं कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन की जो पोजीशन है, ठीक है, इनको हम लोग अब मैप में देखते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि आज जिस तरीके से हमको हमारे कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, एक समय ऐसा था कि उनकी पोजीशन कुछ अलग तरीके से देखा करती थी। ठीक है, तो उसके बारे में हम मैप में देख लेते हैं। तो अभी हम जो स्क्रीन पे एक वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि हमको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, देन दिस इज योर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दिस इज द अफ्रीका, एंड दिस इज अवर इंडिया, एंड दिस कंप्लीट कॉन्टिनेंट इज नोन एज एशिया कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया, दिस लाइक अ आइलैंड। ये पूरा एक आइलैंड कॉन्टिनेंट की तरह है। और यहाँ पे आपको ओशंस देखने को मिल रहे हैं। और ये है हमारी कंट्री इंडिया, और हमारी कंट्री इंडिया के नीचे जो भी समंदर का जो एरिया है, इसको हमने नाम दिया इंडियन ओशन। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो एक एस शेप की तरह अगर आप बाउंड्री बनाएं तो एस शेप की तरह आपको यहाँ पे बाउंड्री बनती हुई दिखेगी। ये है आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, एंड दिस पोर्शन इज योर पैसिफिक ओशन। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस तरीके से हमारी अर्थ पर सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और सारे ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन आज हम देखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब इन सब की जो पोजीशन थी वो ऐसी नहीं थी। ऐसा ऐसा बोला जाता है कि सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करते थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसको हम अब इमेज में देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा दिखता था वो सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, सारे कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे। और अब आगे हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, जिसी के कारण हमको क्या पता चला कि सारे कॉन्टिनेंट्स कभी एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के नाम से जानते थे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ के जो कोस्ट लाइन है उसकी, है ना, जो अगल बगल जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी कोस्ट लाइन को अगर आप देखें तो उनमें आपको एक सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसका हम अब एक काम करते हैं, एक पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम ये जो पिक्चर देख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एस शेप में आपका है, ये आपका हैगा अटलांटिक ओशन। अब आप यहाँ पे देखिए, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये इसकी कोस्ट लाइन को देखिए, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कोस्ट लाइन को देखिए। इनमें आपको कहीं ना कहीं सिमेट्री देखने को मिलेगी। और उसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका वाला जो हिस्सा है, कोस्ट लाइन का जो हिस्सा है, और हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट की जो कोस्ट लाइन है, वो भी काफी मिलती जुलती है। मतलब एक समय पे ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक हुआ करते थे। ठीक है, जिसको हमने अभी एक पिक्चर में समझा, इस पिक्चर में, कि ये सब एक तरीके से ऐसे जुड़े हुए थे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका, या आपको दिख रहा है, ये आपका आ गया अफ्रीका, ये देखिए सिमेट्री देख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड आपका ये जो यूरोप वाला पोर्शन है, और ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से जो पोर्शन है, ये भी कभी एक टाइम हुआ करता था कि ये बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसी की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो नाम आया है अब्राहम ऑर्टेलियस, और ये एक डच मैप मेकर थे, जिनने फर्स्ट प्रपोज किया था कि जो ऐसी पॉसिबिलिटी है ये हो सकती है। तो इनने तो 1596 के आसपास ही बता दिया था कि हाँ, कि ये सारे कॉन्टिनेंट शायद कभी एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे। उसके बाद एंट्री होती है एंटोनियो पेलेग्रिनी की, जिनने भी एक मैप बना के शो किया था, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को साथ में शो किया था। ठीक है, और फिर फाइनली जो एक मेंस, जो हमारे इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है अल्फ्रेड वैगनर। तो इनका कहना था कि ये एक्चुअली में कौन है, ये एक्चुअली में थे एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट। ठीक है, और इन्होंने बताया कि एक थ्योरी है जिसको इन्होंने नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, 1912 में। और इससे वो बताते थे कि जो ओशन है और जो उनका कॉन्टिनेंट है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था काफी मिलियन ईयर्स पहले, कि किस तरीके से था हमारे ओशन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ
पे वेगनर जी बोलते हैं कि जो हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे, जिसको हमने बोला था सिंगल कॉन्टिनेंटल मास, ठीक है, और एक बहुत बड़ा समंदर वाला एरिया था जिसको हमने बोला था मेगा ओशन, और जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम इनने रखा था पेंजिया, और जिसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, मतलब ऑल अर्थ। और जो मेगा ओशन वाला जो पार्ट था उसका इनने नाम दिया पेंथलेजा, ठीक है, पेंथलेजा। और बताते थे कि ये सब कब की बात है, ये सब बात है 200 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ करता था। एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था जो कि धीरे धीरे क्या होने लगा, स्प्लिट होने लगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस एक पिक्चर में हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से वो पेंजिया और पेंथलेजा दिखा करता था। तो ये तो आपको जो जमीन वाला जो एरिया दिख रहा है, जो कॉन्टिनेंट, इसको हमने बोला था सुपर कॉन्टिनेंट। दूसरी इमेज से समझते हैं, ये रहे सर अल्फ्रेड वेगनर, और इन्हीं की ये थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया था कि ये जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ओशन वाला जो एरिया, इसको हमने नाम दिया था पेंथलेजा, एंड जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम हमने यहाँ पे दिया है पेंजिया, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट के बीच में थोड़ा जो समंदर का हिस्सा जो अंदर की ओर, ये इतना आपको बाउंड्री के अंदर दिख रहा है, इस पोर्शन का नाम हमने दिया है टेथिस सी, टेथिस सी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हुआ करता था पेंजिया और पेंथल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। और अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया फिर। और फिर आगे यहाँ पे यही बताते हैं कि जो पेंजिया है वो फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस एस लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड सदर्न कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। इसको हम एक पिक्चर से देखते हैं। तो अभी हम जो स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देखिए 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ करता था। सिर्फ आपको एक ही कॉन्टिनेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो है हमारा पेंजिया। ये देखिए, ये है हमारा पेंजिया। और 25 मिलियन ईयर्स के बाद क्या होता है, 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, जब ट्रायजिक एज आ जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंजिया अब हमारा डिवाइड हो चुका है गोंडवाना लैंड में और लॉरेशिया में, और ये आपको बीच में दिख रहा है यहाँ पे टेथिस सी। और फिर कुछ समय के बाद जब जुरासिक एज आती है 150 मिलियन ईयर्स पहले, तो ये जो लॉरेशिया कॉन्टिनेंट बना और जो गोंडवाना लैंड बना, ये और ज्यादा डिवाइड होना शुरू हो गया था। फिर क्रिटेशियस एज में 65 मिलियन ईयर्स अगो और ज्यादा डिवाइड हुए, और आज हम आ जाते हैं प्रेजेंट एज में। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ इमेज में, ये हमारी प्रेजेंट डे में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब आपको आज देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से पेंजिया से स्टार्टिंग हुई थी, और आज इतने 250 मिलियन ईयर्स के बाद आज आपको जो कॉन्टिनेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से है। तो यही सब हमको अल्फ्रेड वेगनर ने बताया अपनी थ्योरी में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। अब आगे देखते हैं। सो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में ऐसे कौन कौन से एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो एविडेंस है, इसका हमने नाम दिया था मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मतलब कॉन्टिनेंट्स भी क्या कर रहे हैं, आपस में मैच कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हमें बताया गया अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बारे में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आपको ग्लोब पर देखने को मिलते हैं। और इनमें क्या है, रिमार्केबल इनको मैच, आप इनको अगर देखेंगे तो इनमें रिमार्केबल मैच आपको देखने को मिलेगा। और कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से बुलार्ड नाम के एक व्यक्ति ने क्या किया था, इन दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एक कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से बिल्कुल ज्वाइन करके बताया था कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अगर हम ज्वाइन करें तो ये आराम से हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सिमेट्री है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। और इसकी हम एक पिक्चर भी देख लेते हैं। तो अभी देखिए आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज अवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और जब इसको कंप्यूटर प्रोग्राम से मिलाया गया, और तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपस में क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो इससे भी ये सबूत मिला हमको कि कभी ना कभी ये कॉन्टिनेंट्स जो आज अलग अलग हैं, ये कभी एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबूत मिला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए। अब जो दूसरे नंबर का हमको यहाँ पे एविडेंस मिलता है, उसका हमने नाम दिया रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस दी ओशंस। तो ओशन के अक्रॉस क्या हुआ, एक जैसी चट्टानें आपको देखने को मिली ओशन के अक्रॉस, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे। तो उस पे भी हम देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो जब उनकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग करी गई, जो एक मेथड होता है जिससे हम किसी भी चीज की एज निकाल सकते हैं कि वो कितनी पुरानी चीज है, वो कितनी पुरानी चट्टाने हैं, पर्वत हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि कुछ ऐसी एंशियंट रॉक्स हमको देखने को मिली, जो कि ब्राजील में भी आपको देखने को मिलती है और जो कि आपको वेस्टर्न अफ्रीका में भी देखने को मिलती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ब्राजील और वेस्टर्न अफ्रीका दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं। अगर हम इस पिक्चर में भी देखें तो आप देख सकते हैं
ये देखिए आप इस मैप में देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि ये है आपका ब्राजील वाला पोर्शन जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंट्री है ब्राजील, और ये है आपका वेस्टर्न अफ्रीका वाला हिस्सा। तो यहाँ पे जो माउंटेन्स वगैरह हमको देखने को मिले हैं, है ना, यहाँ पे जो आपको माउंटेन्स वगैरह देखने को मिले हैं, उन्हीं तरह के माउंटेन्स आपको ब्राजील में भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है, ये दोनों तो इनकी जो दूरी है वो आप देख सकते हैं, ये जो दूरी है ये काफी हजारों किलोमीटर में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये भी एक सबूत मिलता है कि कभी ना कभी ये दोनों कॉन्टिनेंट्स क्या हुआ करते थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे, है ना, एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे। और यहाँ पे आगे ये भी बताते हैं कि आप अगर बात करें साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन के आसपास जो आपको मरीन डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, और जो आपको अफ्रीका में भी जो मरीन डिपॉजिट देखने को मिले हैं, जो मरीन लाइफ के जो डिपॉजिट हो गए थे, है ना, जिसमें आपके प्लांट्स हो गए, उनके फॉसिल्स हो गए, या एनिमल्स हो गए, जो भी उनके फॉसिल्स वगैरह जो भी हैं, और जिस तरीके के भी मरीन डिपॉजिट थे, वो दोनों की जो एज हम जब हमने निकाली डेटिंग करके, तो उससे पता चला कि ये है जुरासिक एज के। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो गई कि जुरासिक एज के पहले यहाँ पे ये सजेस्ट करता है कि ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम, लेकिन जुरासिक एज के पहले तो कभी ओशन हुआ ही नहीं करता था। इसका मतलब भी ये है कि ये दोनों कभी ना कभी आपस में जुड़े जरूर होंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे दूसरे तरह का एक और जो हमें सबूत मिलता है, उसका हमने नाम दिया टिल लाइट, और ये एक्चुअली में एक सेडिमेंट्री रॉक होती है जो कि ग्लेशियर्स के डिपॉजिट से बनाई जाती है। ठीक है, जो ग्लेशियर्स आप सभी जानते हैं क्या है, ये आपकी फ्रोजन रिवर्स होती हैं, जो जनरली आपको हाई माउंटेन एरियाज में और पोल्स के पोल्स, नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल के आसपास ही आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ के जो डिपॉजिट में आपने देखी तो एक रॉक मिलती है जिसको सेडिमेंट्री रॉक का टाइप हमने दिया है, नाम दिया है, टिलाइट नाम है इस रॉक का। तो ये आपको गोंडवाना सिस्टम का जो सेडिमेंट है जो इंडिया में मिले हैं उसमें भी आपको देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ 6 और अलग अलग जगह पे भी सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। यहाँ पे बताते हैं इसके काउंटर पार्ट्स आपको अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड में, एंड मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया बिसाइड्स इंडिया, यहाँ पे भी इंडिया के अलावा आपको देखने को मिलते हैं। अब आप भी जानते हैं कि अगर अंटार्कटिका की हम बात करें तो अंटार्कटिका तो एक ठंडी जगह है, यहाँ पे ग्लेशियर डिपॉजिट्स में ऐसी चट्टाने, ऐसी जो रॉक्स हैं टिलाइट जिनको हमने नाम दिया, वो मिल सकती हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि अफ्रीका, अगर हम देखें, अफ्रीका हो गया, माडागास्कर हो गया, और हमारा इंडिया हो गया, ये तो आपकी ट्रॉपिकल कंट्रीज है ना, ये तो ट्रॉपिक जोन में आता है हमारी अर्थ पर, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स का होना तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी उसी तरह की रॉक्स देखने को मिली है, टिलाइट रॉक्स यहाँ पे देखने को मिली है। तो इससे भी एक चीज क्लियर होती है कि ये सभी भी कभी एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे। ये आप जानते हैं ग्लेशियर्स हैं, ये है हमारे ग्लेशियर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे ग्लेशियर्स है जो कि फ्रोजन रिवर होती है। ठीक है, और ये जो ग्लेशियर्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी रहती है कि ये ग्लेशियर्स क्या करते हैं, ये लोग स्लाइड करते हैं। ये ग्लेशियर्स क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हैं, और जब ये सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हैं तो जो हमारे सरफेस के नीचे जो रॉक्स वगैरह होती है उनमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्क्रैचेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हम अभी पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे कभी किसी समय क्या हुआ करता था, इसके ऊपर कोई ग्लेशियर हुआ करता था, वो ग्लेशियर तो क्या हो गया, पिघल गया, वो ग्लेशियर तो खत्म हो गया। लेकिन ग्लेशियर के हटने के बाद आप यहाँ पे जो रॉक्स आपको दिख रही, देखिए उनमें आपको स्क्रैचेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो स्क्रैचेस हैं वो आपको हमारी अर्थ के कई सारे कॉन्टिनेंट्स पे इस तरह के रॉक्स विद दिस टाइप ऑफ स्क्रैचेस देखने को मिलती हैं, बहुत तरह तरह के कॉन्टिनेंट्स पर। तो ये भी सबूत होता है कि ये कॉन्टिनेंट्स कभी ना कभी तो एक हुआ करते थे, भले ही वो ट्रॉपिकल एरिया में भी आपको ऐसी रॉक्स क्यों ना देखने को मिले। कभी ना कभी क्या हुआ होगा, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक हुआ करते होंगे, और वहां पे ग्लेशियर्स हुआ करते होंगे। उन ग्लेशियर्स के डिपॉजिट के कारण ही और उनके स्क्रैचिंग के कारण ही इन रॉक्स पे क्या आने लगे, स्क्रैचेस आने लगे। तो इस तरह की जो रॉक्स हैं वो आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे भी देखने को मिली। तो ये भी एक सबूत है कि सारे कॉन्टिनेंट्स कभी ना कभी आपस में पूरे मिले हुए थे। और ये रही टिलाइट नाम की रॉक, जिसको सेडिमेंट्री रॉक हमने बोला है। इस तरह की रॉक्स भी आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे देखने को मिलती हैं। अब अंटार्कटिका में अगर आपको इस तरह की रॉक देखने को मिलेगी तो आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे, क्योंकि अंटार्कटिका में तो आपको आज भी ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, आज भी वहां पे ग्लेशियर्स हैं, तो ऐसी रॉक्स वहां पे मिल सकती हैं। लेकिन अब अफ्रीका में मेडागास्कर में इस तरह की रॉक्स मिल रही है, तो इसका क्या मतलब है, मतलब अफ्रीका और मेडागास्कर में कभी ग्लेशियर्स हुआ करते थे? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, वो तो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, मतलब वो आज जिस एरिया में आती है अर्थ के, वो एक ट्रॉपिक एरिया है। लेकिन कभी ना कभी ये जो एरिया होगा ये ट्रॉपिक पे ना होके कभी पोल के आसपास ही पूरा कॉन्टिनेंट मिल के आपस में कहीं दूर इनकी पोजीशन होगी ठंडी जगह पर, तो वहां पे ग्लेशियर्स बने और इस तरह के रॉक्स के फॉर्मेशन हुए। तो इससे भी काफी चीजें हमको पता चलती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। अब हम आगे देखेंगे।
उसके बाद जो दूसरा हमारे को एविडेंस मिलता है, इसके बाद जो टिलाइट्स के बाद जो दूसरा एविडेंस है उसका हमने यहाँ पे नाम दिया प्लेसर डिपॉजिट्स। तो ये प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। हम सभी जानते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स के बारे में, ठीक है। अगर नदी वगैरह बहते हुए आती है तो एलुवियल सॉइल के साथ साथ वो बहुत सारी चीजें डिपॉजिट करके समंदर में जाकर ड्रेन हो जाती है। उनमें आपको क्ले हो गया और तरह तरह की सॉइल हो जाएगी, सेडिमेंट्स हो जाएंगे, ये सब देखने को मिलते हैं। अब प्लेसर डिपॉजिट स्पेशली वो कैटेगरी है, इस तरह के डिपॉजिट्स में आपको जो मिनरल्स मिलते हैं वो है जनरली गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इस तरह के मिनरल्स जो कि काफी वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं। तो जो प्लेसर डिपॉजिट्स हमको मिले हैं कहां पर, घाना कोस्ट में। घाना कहां है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक जगह है, कंट्री है जिसको हम घाना बोलते हैं। तो घाना में जो आपको गोल्ड के जो डिपॉजिट्स मिले हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स जो मिले हैं, ये घाना में मिले हैं। लेकिन जिस सोर्स से ये डिपॉजिट हमको मिलते हैं, क्योंकि सोना अगर वहां पे मिल रहा है, गोल्ड माइंस तो है वहां पे, लेकिन वो गोल्ड आया कहां से, उनका सोर्स वहां पे हमको एब्सेंट है ना। वहां पे आपको गाना में उनका सोर्स नहीं दिखेगा। और जो सोर्स होता है जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं गोल्ड बेयरिंग वीन्स, ठीक है। तो ये गोल्ड बेयरिंग वीन्स आपको देखने को मिलती है ब्राजील में। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि घाना और ब्राजील, घाना अफ्रीका में, ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, घाना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्री है, हजारों किलोमीटर में इनके बीच में डिस्टेंस है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गोल्ड एक जगह पे मिल रहा है और गोल्ड का जो सोर्स रॉक्स थी वो आपको ब्राजील में देखने को मिल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा सबूत होता है कि कभी ना कभी ब्राजील और अफ्रीका क्या हुआ करते थे, सॉरी ब्राजील नहीं, साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट कभी ना कभी एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। इसको हम एक पिक्चर से देख लेते हैं कि ये प्लेसर डिपॉजिट्स कैसे दिखते हैं और ये गोल्ड बेयरिंग वीन्स क्या होती हैं। तो देखिए अभी हम जो इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा गोल्ड जो कि हमें प्लेसर डिपॉजिट्स में देखने को मिलता है। मतलब ये आपको रॉक्स के बीच में गोल्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसको बाद में फिल्टर करके गोल्ड अलग कर लिया जाएगा। लेकिन ये घाना में देखने को तो मिलता है, लेकिन इसके सोर्स रॉक्स नहीं मिलते जिससे ये निकल के आया है। और ये आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये देखिए ये ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में तो आपको गोल्ड देखने को मिल गया, जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर तक अगर हम माइनिंग करें तो इतने ऊपर पे आपको ये मिलने लगेगा। गोल्ड तो आपको मिल रहा है बेड रॉक के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो जो वीन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से ये गोल्ड ऐसे निकल के बाहर आया है, ये वीन स्ट्रक्चर घाना कोस्ट वाले एरिया में एब्सेंट है। और इस तरह का जो वीन स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलता है ब्राजील में। तो इससे भी ये सब चीजें क्लियर हो जाती है, कभी ना कभी अफ्रीका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है जिसके अकॉर्डिंग हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सच साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स क्या, उसके बारे में जरा देख लिया जाए। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो तरह तरह के फॉसिल्स हमको मिले तो वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो आपको देखने को मिले, जैसे जो फॉसिल्स आपको इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में मिले उसी तरह के सेम फॉसिल्स आपको अफ्रीका मेडागास्कर में भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे एक जानवर की हम बात करते हैं जिसको हमने बोला है लेमूर्स। तो लेमूर्स के जो फॉसिल्स हैं इनकी ऑब्जर्वेशन जब करी गई इंडिया में, तो इनके फॉसिल्स आपको इंडिया में भी देखने को मिले, मेडागास्कर में भी देखने को मिले और अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो हमारा लेमूर नाम का ये जो जीव होता है, ये तो आज भी अगर आप देखेंगे तो अर्थ पर सिर्फ आपको मेडागास्कर वाले जो हमारा जो एक आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर, वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया में तो इनका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन कभी ना कभी ये इंडिया में भी हुआ करते थे, क्योंकि इनके फॉसिल्स इंडिया में भी आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। और बताते हैं तो इससे ये क्या क्लियर होता है कि इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका कभी ना कभी एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे। और जिसको हमने इन तीनों के एरिया को एक साथ बोला था लेमूरिया, ठीक है। तो ये तीनों लैंड मासेस को अगर मिला दे तो इसका नाम यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने दिया लेमूरिया। तो इसकी भी हम एक पिक्चर देख लेते हैं। तो अभी हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे एनिमल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लेमूर्स। और ये जनरली आपको ये जो एनिमल्स हैं ये आपको मेडागास्कर में देखने को मिलेंगे, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बगल से आपको एक आइलैंड आपको देखने को मिलता है मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके फॉसिल्स वहां के साथ साथ इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं, अफ्रीका तरफ भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी काफी हमको इंडिकेट करता है कि कभी ना कभी सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जमीन का हिस्सा हुआ करते थे। और इसी की तरह एक और जीव हुआ करता था जिसको हमने बोला मेसोसोरस, ठीक है। तो ये मेसोसोरस है, ये भी आपको दो कॉन्टिनेंट्स पे देखने को मिलता है, वो भी हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो मेसोसोरस है ये एक स्मॉल रेप्टाइल हुआ करता था जो कि शैलो ब्रैकिश वाटर में मिला करता था। तो इसके जो स्केलेटन है वो आपको दो जगह पे देखने को मिलते हैं पूरी अर्थ पर। एक है सदर्न केप प्रोविंस जो कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलता है,
सॉरी, जो कि साउथ अफ्रीका कंट्री में आपको देखने को मिलता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और एक है ब्राजील में एरेवर फॉर्मेशन। तो इन दोनों जगह पे आपको इस मेगासोरस के फॉसिल्स देखने को मिले। लेकिन आपको अगर आश्चर्य तो तब होगा क्योंकि इन दोनों जगह का जो डिस्टेंस है, द टू लोकेलिटीज प्रेजेंटली आर 4800 किलोमीटर अपार्ट। तो इतनी दूरी पे ये हैं, तो क्या मेगासोरस उड़ के तो वहां गया नहीं होगा इन दोनों कॉन्टिनेंट्स पे, तो आज जो हमको फॉसिल्स वहां देखने को मिलते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा डिस्टेंस तो कोई नहीं कवर करेगा। तो मतलब एक चीज क्लियर हो गई है कि ये भी हमको बताता है कि फॉसिल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग भी हम ये कह सकते हैं कि कभी ना कभी ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे। और आगे यहाँ पे बताते हैं कि कुछ फोर्स के बारे में। यहाँ पे फिर जो हमारे अल्फ्रेड वेगनर साहब थे उनने बताया कि ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण ये जो कॉन्टिनेंट है ये शिफ्ट हो गए, ये ड्रिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग के बारे में बताते हैं, और दो इंपॉर्टेंट फोर्स इन्होंने बताए, पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब हमारे अर्थ के ऊपर मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल का जब असर होता है, तो हमारे अर्थ पर क्या होता है, ओशन में हाई टाइड और लो टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इनने बोला कि टाइडल फोर्स भी काफी सालों, लाखों, करोड़ों सालों तक जब लगता रहा, तो हो सकता है इन टाइडल फोर्स के कारण भी कॉन्टिनेंट्स ब्रेक हो गए। ये अल्फ्रेड वेगनर का कहना था। और दूसरा इनने यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि एक फोर्स होता है जिसको इन्होंने बोला पोल फ्लिंग फोर्स। ऐसा फोर्स जो क्या करेगा, हमारी अर्थ पे जो दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो भी कॉन्टिनेंट्स है, उनको पोल से दूर भगाएगा, मतलब वो इक्वेटर की तरफ आने लगेंगे। और ये जो पोल फ्लिंग फोर्स होता है, यहाँ पे ये लोग ये बताते हैं कि जो पोल फ्लिंग फोर्स है, तो ये क्या होता है, हमारी अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। और अभी हम आप पिक्चर में देखिए, आप हमारी अर्थ जब रोटेट करती है, तो उस रोटेशन के कारण जो भी फोर्स क्रिएट होता है, जो भी पुल क्रिएट होता है, उसके कारण क्या हो गया हमारी अर्थ में, हमारी अर्थ एक जियोइड का शेप ले चुकी है। मतलब हमारी अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अगर आप यहाँ ऊपर तरफ से इसको देखें, तो ये वाला एरिया आपको फ्लैट और दबा हुआ देखने को मिलेगा, नॉर्थ पोल की तरफ से भी, और ये आपको साउथ पोल की तरफ से भी ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन की, तो ये आपको इसमें एक बल्ज देखने को मिलेगा। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, आपको थोड़ा इसमें क्या है, एक बल्ज आपको देखने को मिलता है। ये पूरे पोर्शन में आपको एक बल्ज यहाँ देखने को मिल रहा है, और ये कारण है हमारी अर्थ के रोटेशन के कारण, इसी के कारण यहाँ पे एक बल्ज क्रिएट हो गया। और इन्हीं सब फोर्सेस के कारण क्या हुआ, जो कॉन्टिनेंट्स कभी पोल के आसपास हुआ करते थे, सदर्न पोल के आसपास जो भी हुआ करते थे, वो मूव होने लगे, पोल से दूर जाने लगे, और ऐसे ब्रेक होकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने शेप ले लिया। ठीक है, तो ये पोल फ्लिंग फोर्स के बारे में अल्फ्रेड वेगनर का मानना था कि इसी के कारण ऐसा हो सकता है। और दूसरा उन्होंने कारण दिया था टाइडल फोर्सेस के कारण। लेकिन काफी साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि टाइडल फोर्स अगर हम बात करें, तो वो इतने स्ट्रांग तो नहीं होते कि वो पूरे पूरे के पूरे जमीन के टुकड़े को ही हिला डाले हमारी अर्थ पर। टाइडल फोर्स में आप जनरली हाई टाइड और लो टाइड आ सकती है आपके ओशन में, लेकिन आपके कॉन्टिनेंट्स तो मूव नहीं कर सकते। तो काफी सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने माना कि ये बात उनको हजम नहीं हुई। ठीक है, और आगे इसलिए दूसरी स्टडीज भी होने लगी कि इनकी स्टडीज को क्या गलत मान लिया गया, कि उसमें भरोसा ही नहीं हो रहा था किसी को। तो आगे जो स्टडीज हुई उनका हमने यहाँ पे नाम दिया है पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। और इस इनमें भी कई साइंटिस्ट आए, जिनमें एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने एक दूसरी थ्योरी दी, जिसका यहाँ पे नाम दिया है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और ये काफी हद तक काफी लोगों ने इसको माना भी। तो इन साइंटिस्ट का नाम है आर्थर होम्स, जिनने 1930 में डिस्कस किया कन्वेक्शन करंट्स के बारे में, जो कि हमारी अर्थ के मेंटल पोर्शन में आपको देखने को मिलती है, कन्वेक्शन करंट्स। और ये करंट कैसे जनरेट होती है वो भी इन्होंने बताया कि हमारी अर्थ में क्या होता है, जो हमारा मेंटल पोर्शन है और जो हमारा कोर पोर्शन है, तो हमारा जो कोर है वो बहुत बहुत गर्म पोर्शन होता है, और वहां पे रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज जनरली देखने को मिलती है हमारी अर्थ के कोर में, जिसके कारण बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। और जब हीट जनरेट होती है, तो हमारा जो मेंटल वाला पोर्शन है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, इसमें जो मैग्मा जो हमारा फ्लो करता है वो हीट हो जाता है। और जब ये हीट हो जाता है, तो ये ऊपर की ओर प्रेशर इसका कहां पे लगने लगता है, हमारी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर प्रेशर लगने लगता है। इसको भी हम एक पिक्चर से समझते हैं। एंड अब जो हम जिनकी पिक्चर देख रहे हैं, ये है सर आर्थर होम्स, और इन्हीं की ये थ्योरी है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। फिगर की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो आपको अभी यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है, ये है हमारी कोर का पोर्शन। दिस इज द पोर्शन ऑफ अवर इनर कोर। देन वी हैव आउटर कोर, एंड आउटर कोर और इनर कोर इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ पे बहुत हीट का जनरेशन होता है। और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन आपको, ये वाला जो पोर्शन पूरा दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये है हमारा मेंटल वाला जोन। मेंटल में भी आपके पास अपर मेंटल और लोअर मेंटल दो पार्ट होते हैं। तो क्या होता है कि मेंटल वाले पोर्शन में मॉल्टन रॉक्स है, ठीक है, वो यहाँ पे फ्लो करती रहती है। तो आउटर कोर इनर कोर
की वजह से जो हीट जनरेट होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के कारण, वो क्या करती है, इन मटेरियल को गर्म कर देती है, मॉल्टन रॉक्स को बहुत ज्यादा हीट अप कर देती है। इसके हीट अप होने के कारण क्या होता है, ये ऊपर की ओर ये क्या करने लगते हैं, इनका मूवमेंट शुरू हो जाता है ऊपर की ओर। और जब ये मॉल्टन रॉक्स ऊपर की ओर जब मूव करती है, तो थोड़ी देर के बाद जब ये वापस से ठंडी हो जाती हैं, तो ये वापस से नीचे की ओर आने लगती हैं। और इस तरीके से ये जो साइकिल है, ये साइकिल कंप्लीटली अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है। तो इस तरीके से जनरेट होती है कन्वेक्शनल करंट। और होता क्या है कि जब ये कन्वेक्शनल करंट जब जनरेट होती है, तो ये साइकिल तो आपको अर्थ के हर पोर्शन पे ऐसे देखने को मिलेगी, मेंटल वाले पोर्शन में। लेकिन जब ये मैग्मा जो हमारे मॉल्टन रॉक से जब ये ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो होता क्या है कि रिजिस का फॉर्मेशन होने लगता है। कैसे? देखिए, जब ये मैग्मा ऊपर की ओर जाएगा, तो हम जानते हैं कि जो एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट है, वो काफी वीक पार्ट होता है, और लावा उसको आसानी से पेनिट्रेट करके हमारी अर्थ के सरफेस पे जा सकता है। तो जनरली ये उस सरफेस पे जाके लावा वहां पे उसी सरफेस पे निकलेगा मैग्मा हमारा, जो कि वीक सरफेस होगा। तो हमारी दो क्रस्ट होती है, एक ओशनिक क्रस्ट हो जाएगी और एक हमारी हो जाएगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, वो आपको ओशनिक क्रस्ट में ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वो बहुत वीक क्रस्ट होती है, बहुत थिन होती है वो वाली क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से काफी पतली होती है। और यहाँ पे जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, और जब लावा बाहर की ओर ऐसे ऐसे बाहर की ओर लावा जब निकलता है, मैग्मा जब बाहर आता है और जब वो सॉलिडिफाइज हो जाता है, तो वहां पे फॉर्मेशन होता है रिजेस का, माउंटेन रिजेस का, जो कि समंदर के अंदर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, और जैसे कि इसका एक एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज, जो कि हमारी अर्थ पर सबसे लंबी रिज का एक एग्जांपल है। और क्या होगा, रिज का फॉर्मेशन होने के साथ साथ क्या होगा, ये अगल बगल की जो हमारी प्लेट है, जो हमारी क्रस्ट है, उसके दोनों पोर्शन को क्या करेगी, दूर करने की कोशिश करेगी। तो एक पोर्शन आपका लेफ्ट साइड में खिसकने लगेगा, और एक पोर्शन आपका राइट साइड में जाने लगेगा। इस तरीके से आपके जो कॉन्टिनेंट्स जिन प्लेट्स पे हैं, वो इसी इसी कारण क्या होता है, हमारे कॉन्टिनेंट्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो यही एक थ्योरी उन्होंने दी थी कि इस कन्वेक्शनल करंट के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव कर जाते हैं, उनकी प्लेट्स क्या हो जाती है, जिन प्लेट्स पे वो कॉन्टिनेंट्स है वो स्लाइड करने लगती है अलग अलग पोजीशन पर, और माउंटेन्स के बीच में आपको रिजेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये देखिए, नीचे वाली पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं, ये आपकी कन्वेक्शनल करंट एक साइकिल यहाँ पे जनरेट हो रही है, और यहाँ से आपका मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा ओशनिक पोर्शन है, ओशनिक क्रस्ट का हिस्सा है, ये कमजोर क्रस्ट होती है, इसलिए जो हमारा मैग्मा होगा, वो सबसे पहले कहां से निकलने की कोशिश करेगा, ज्यादातर ओशनिक क्रस्ट में से। जब ये ओशनिक क्रस्ट में से निकलेगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होगी इस एरिया में, ओशन के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ की जो प्लेट है अगल बगल की, वो लेफ्ट और राइट की ओर पे क्या होने लगेगी, ड्रिफ्ट होने लगेगी। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। मतलब ओशन फ्लोर की भी हमने क्या करी, मैपिंग करी। मतलब हमने जाना कि हमारा ओशन का जो फ्लोर है, वो पानी के अंदर कैसा है, किस तरीके का है। और ये जो मैपिंग है, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेडिशन हुए, बहुत सारी खोज करी गई। ठीक है, शिप्स वगैरह को ओशन में छोड़ दिया जाता था कि आप जाइए ओशन में, ट्रैवल करते करते ओशन के नीचे का जो भी फीचर्स है, उसके बारे में पता करिए, सर्च करिए। तो ये जनरली हुआ है पोस्ट वॉर पीरियड में, मतलब जब वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हो चुका था, उसके बाद के टाइम पे ज्यादा हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ज्यादातर इसकी ओशन फ्लोर की मैपिंग करी गई है। और इसमें हमको क्या क्या पता चलता है, यहाँ पे बताते हैं कि हमारे ओशन फ्लोर में आपको बहुत तरह तरह की चीजें देखने को मिली। जब ओशन फ्लोर के बारे में हमने और रिसर्च करी, तो हमको वहां पे पता चलता है कि ओशन फ्लोर के अंदर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं। जैसे कि हम कॉन्टिनेंट्स पे बड़े बड़े माउंटेन्स देखते हैं, उसी प्रकार ओशन फ्लोर के अंदर भी बहुत सारे माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ओशन फ्लोर की जब मैपिंग करी गई है, तो ये इस तरीके से समंदर के ऊपर शिप्स निकल जाया करते थे, ट्रैवल करते थे काफी काफी दिनों तक, और ओशन के अंदर क्या करते थे, सोनार का यूज करके और तरह तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करके ओशन के अंदर के फ्लोर की स्टडी करते थे। पता चला उनको कि ओशन के अंदर भी आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ओशन के अंदर आपको डीप ट्रेंचेस देखने को मिलेगी। ट्रेंचेस आप जानते हैं, सबसे गहरी कैविटी ओशन के अंदर बन जाती है, एक डीप होल हो जाता है। ठीक है, काफी गहरी खाई जैसा रहता है ओशन के अंदर, उसको हमने बोला है डीप ट्रेंचेस। एग्जांपल में जैसे कि हमारी मैरियाना ट्रेंच है। और रिजेस का फॉर्मेशन होता है, रिजेस मतलब चोटियां, चोटियां मतलब जब हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है समंदर के अंदर, तो जब वॉल्केनो फटता है और जब वहां से लावा बाहर आता है, तो पानी के सरफेस में अंदर ही जब वो सूख जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो क्या होता है, रिजेस का फॉर्मेशन करता है। तो इन तीन तरह की चीजों के बारे में ओशन फ्लोर की मैपिंग करने के बाद पता चलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। तो ओशन के फ्लोर के बारे में भी हमने काफी स्टडी करी गई, क्योंकि ओशन का जो फ्लोर है वो एक जैसा नहीं है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि जो ओशन फ्लोर है उसको भी हमने 3 पार्ट्स में मेजर डिविजन्स करके रखी है उसकी, जिसमें डेप्थ के अकॉर्डिंग उसका डिवीजन किया गया है। जैसे कि आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन उसमें देखने को मिलेंगी, डीप सी बेसिन उसमें होंगे, एंड मिड ओशन रिजेस भी उसका एक पार्ट होता है अपना ओशन के फ्लोर का। तो इसकी भी एक पिक्चर से समझते हैं। तो अभी हम ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें हमारे ओशन फ्लोर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमको बताया गया है। अब इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स पे ये हमारे माउंटेन्स हैं, और ये समझ लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग होती है ओशन की, जो कि कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए रहते हैं हमारे ओशन ना। तो ओशन की स्टार्टिंग जब होती है तो ओशन में काफी दूर तक आपको स्लोप देखने को नहीं मिलता, मतलब आपको ज्यादा गहराई देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप कोस्टल एरिया से काफी आगे तक भी जाएंगे ओशन पर तो आपको नीचे ज्यादा गहराई देखने को नहीं मिलेगी। तो इस इतने पोर्शन को यहाँ पे नाम दिया जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन के ही अंदर आता है। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जब हम और आगे की ओर समंदर में और आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो वहां पे हमको फिर एक स्लोप आता है, अचानक से ओशन की जो गहराई है वो बढ़ जाती है, अचानक से एक स्लोप आ जाता है, तो ओशन की गहराई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसको हमने नाम दिया है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद एक और यहाँ पे इस पिक्चर में नहीं बताया गया, एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। वो कॉन्टिनेंटल राइज जनरली ओशनिक क्रस्ट का हिस्सा होता है, तो वो यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन आप याद रखना कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ जाता है, स्टार्टिंग का जो एरिया होता है ओशन का जो गहरा नहीं होता है। देन वी हैव कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड उसके बाद एक और आपका कॉन्टिनेंटल राइज आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, जो कि ओशनिक क्रस्ट का ही हिस्सा होता है, जहां से कॉन्टिनेंट की स्टार्टिंग होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की स्टार्टिंग होती है। और उसके बाद जब आप आगे की ओर जाएंगे तो आपको बहुत तरह तरह के अजीब अजीब से यहाँ पे फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, जिनको यहाँ पे देखिए आपको ओशन के अंदर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग ये ओशन के अंदर होते हैं इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं सी माउंटेन्स या फिर सी माउंट। अब जैसे ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है ये कंप्लीटली ओशन के अंदर डूबा हुआ माउंटेन है, इसको हमने बोला है सी माउंट, एंड माउंटेन हुज पीक्स डू नॉट ब्रेक द सर्फेस ऑफ द ओशन वाटर अबव देम आर कॉल्ड सी माउंट्स। मतलब इनकी जो पीक होती है ओशन के सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाती है। लेकिन कुछ ऐसे माउंटेन्स भी हैं हमारे ओशन के अंदर जिनकी जो पीक होती है वो ओशन के सरफेस के भी ऊपर निकल जाती है, और जनरली इन्हीं पीक्स को हम लोग बोलते हैं आइलैंड्स। तो ओशन में जनरली जो आइलैंड्स होते हैं वो एक्चुअली में सी माउंटेन्स होते हैं, सी माउंटेन्स की पीक्स होती हैं वो, जिनको हम ओशनिक आइलैंड्स बोलते हैं। और कई बार आपको उसके ओशनिक आइलैंड्स में आपको वॉल्केनिक आइलैंड भी देखने को मिलेंगे, जो कि वॉल्केनिक माउंटेन नीचे से डेवलप होते हैं और उनकी जो पीक होती है वो पानी के ऊपर तक आ जाती है, तो वहां पे आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। और ये जो एक पूरा प्लेन सा एरिया यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, पूरा प्लेन, यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ प्लेन एरिया देखने को मिल रहा है, समतल एरिया आपको देखने को मिल रहा है। इस एरिया को हमने यहाँ पे नाम दिया है एबिसल प्लेन। तो ये क्या होता है? थिक लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स होती हैं and formed by the sunken remains of dead organism from the surface cover these vast flat plains। और ये flat plains कैसे बनते हैं? यहाँ पे सेडिमेंट्स की लेयर डिपॉजिट हो जाती हैं, और जो भी जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उनके भी क्या होते हैं? डिपॉजिट्स, यहाँ पे उनके डेड ऑर्गेनिज्म जो हो गए वो सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और एक प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे आपको कोई माउंटेन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और एक्चुअली में हमारे ओशन का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो एबिसल प्लेन ही है, आपको माउंटेन्स हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं मिड ओशन रिज, जो ओशन के बिल्कुल बीचों में बीच बीच में आपको यहाँ पे रिजेस का फॉर्मेशन दिखता है। अभी मिड ओशन रिज को अभी हम आगे आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे भी कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके साथ साथ कई बार आपको ट्रेंचेस का फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो आपका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज भी आपको देखने को मिलता है, जो कि इस पिक्चर में डिनोट नहीं किया है। एंड आफ्टर द कॉन्टिनेंटल राइज आपको ना ट्रेंचेस का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है। ट्रेंचेस क्या होती हैं? ये डीप कैविटीज होती हैं जो ओशन के सरफेस के अंदर बन जाती हैं, जैसे एग्जांपल में हमारी है मैरियाना ट्रेंच। तो इस तरीके से ओशन फ्लोर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। तो आई होप आप लोगों को इस पिक्चर से समझ में आ गया होगा। तो ये जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर में डिनोट किया, और कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाते हैं, ये भी हमने अभी पिक्चर में देखा। और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद एक और चीज होती है कॉन्टिनेंटल राइज, जो कि उस पिक्चर में नहीं था लेकिन वो स्लोप की तरह ही होते हैं। स्लोप के बाद एक और आपका स्लोप जैसा दिखेगा, स्लोप आया और स्लोप के बाद फिर एक स्लोप जैसा और दिखेगा, वो कॉन्टिनेंटल राइज होता है। वो आपको इस पिक्चर में नहीं यहाँ पे डिनोट हुआ था। और उसके बाद डीप ओशनिक ट्रेंचेस, तो जो हमारी जो डीप कैविटीज होती है ओशन के सरफेस के अंदर, ये सभी कॉन्टिनेंटल मार्जिन का हिस्सा होती हैं। एंड आफ्टर द कॉन्टिनेंटल मार्जिन वी विल डिस्कस अबाउट एबिसल प्लेन्स। तो इसके बारे में अभी हमने देखा जो सबसे ज्यादा जो प्लेन एरिया ओशन में देखने को मिलता है वो है हमारा एबिसल प्लेन।
तो दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन्स दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड द मिड ओशनिक रिजेस। तो अभी हमने जो इस पिक्चर में सेंटर में मिड ओशनिक रिजेस देखी थी, जहां पे रिजेस का फॉर्मेशन हुआ था, और जहां पे हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स वाला जितना भी पोर्शन था, जिसके अंदर आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, स्लोप, ये सब आए थे, इनके बीच में जो एरिया होता है उसको हमने नाम दिया है एबिसल प्लेन्स। तो ये एक पूरा प्लेन एरिया होता है, और ओशन का सबसे ज्यादा एरिया ये एबिसल प्लेन्स ही कवर करते हैं। और आगे बताया कि द एबिसल प्लेन्स आर द एरियाज वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन्स गेट डिपॉजिटेड। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जो पढ़ा है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में जो भी हमारे डिपॉजिट किए जाते हैं, सेडिमेंट्स हो गए, जो भी हो गए, अगर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के आगे तक जब वो डिपॉजिट होते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन को छोड़ के अगर वो डिपॉजिट होते हैं, तो वहां पे वो लोग फॉर्मेशन कर देते हैं एबिसल प्लेन्स का। अब हम इसके बाद देखेंगे मिड ओशनिक रिजेस। तो अभी हमने पिक्चर में सेंटर में देखा था कि मिड ओशनिक रिजेस थी। अब इन मिड ओशनिक रिजेस के बारे में डिटेल में देखते हैं और जानते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। सो अगेन इन दिस पिक्चर हेयर वी कैन सी मिड ओशनिक रिजेस। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, ये रही हमारी मिड ओशनिक रिजेस। ये देखिए, ये मिड ओशनिक रिजेस है ये पूरी। तो इनका फॉर्मेशन अब हम लोग समझेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे आगे एक पिक्चर में हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने कन्वेक्शनल करंट के बारे में जाना था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो कन्वेक्शनल करंट हमारी अर्थ के मेंटल वाले पोर्शन में जो ये करंट्स जनरेट होती हैं, इसके कारण जब मैग्मा ऊपर की ओर पुश होता है, तो ये मैग्मा दो तरीके से बाहर आ सकता है। या तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को ब्रेक करके बाहर निकलेगा ये मैग्मा, या तो ओशनिक क्रस्ट को ब्रेक करके ये मैग्मा बाहर निकलेगा। लेकिन क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट वाला जो पोर्शन होता है, काफी थिकनेस होती है इसकी, है ना। इसलिए जो हमारा मैग्मा होता है वो यहाँ से बाहर ना निकलकर कहां से बाहर निकलता है, ओशन के अंदर जो हमारा सरफेस है, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उसको ब्रेक करके ये मैग्मा बाहर आ जाता है। ठीक है, और यहां से ये मैग्मा ऐसे बाहर आ रहा है। देखिए इस दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं मैग्मा बाहर आता है, और फिर मैग्मा जब बाहर आता है तो यहाँ अंदर ना वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसके कारण रिजेस का फॉर्मेशन होता है। छोटे छोटे पहाड़ जैसे रिजेस होती हैं, चोटियां होती हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। और जब इनका फॉर्मेशन होता है तो सी फ्लोर की भी क्या होती है, स्प्रेडिंग होती है। मतलब उसके अगल बगल की जो क्रस्ट है, ओशनिक जो क्रस्ट है, वो स्प्रेड होने लगती है, वो दूर जाने लगती है। देखिए ये वाली लेफ्ट साइड में आगे बढ़ रही है, और इधर से जो वाली प्लेट है हमारी, ये राइट साइड की ओर मूव कर रही है। इस तरीके से हमारी मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ ओशन फ्लोर की क्या होती है, सी फ्लोर की क्या होती है, स्प्रेडिंग होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे जो ओशनिक रिजेस हैं ये ओशन में ही क्यों बनते हैं। क्योंकि हमारा जो मैग्मा है वो जनरली उस जगह से बाहर निकलता है जहां पे क्या होता है, हमारी जो लेयर होती है काफी कमजोर होती है, और काफी उसकी थिकनेस क्या होती है, काफी कम होती है। तो हमारी जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस बहुत कम है, इसलिए पूरा मैग्मा यहीं से बाहर निकलेगा। वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन होगा, और जब मैग्मा बाहर निकलेगा तो वो जहां पे बाहर निकल रहा है उसके अगल बगल वाली जो लेयर्स है, ओशन की जो लेयर है, उसको पुश करेगा सेपरेट डायरेक्शन में। इससे ओशन फ्लोर की स्प्रेडिंग होगी। और इसी तरीके से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कभी पहले कभी एक ही कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा हुआ करते थे, वो आज जाके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हर कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट पे।